आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्लास 7th के लिए। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा मैथ्स और मैथ्स में हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट जो कि इंटीजर पूर्णांक से संबंधित है। और यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट की हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन है और कैसे उनको सॉल्व हमें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन देने का मतलब है सिर्फ आपको ये देखना है कि आप धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्याएं होती है उनका गुणा करने पर ऋण चिन्ह कैसे आता है, कब प्लस में बदल जाता है, यही चीज इसमें हमें यहाँ पर सीखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पर 3 गुणित -1। देखिए अब दो यहाँ पर संख्याएं हैं और एक धनात्मक संख्या है एक ऋणात्मक संख्या है। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर जब हम 1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप गुणा करते हो तो एक संख्या धनात्मक है एक ऋणात्मक है, उत्तर किस प्रकार आएगा, धनात्मक या ऋणात्मक, यही हमें इसमें प्रदर्शित करना है। चलिए बी वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। बी वाले में देखिए तो बी वाले का क्वेश्चन भी आप समझ ही गए होंगे क्योंकि यहाँ पर उत्तर कितना आएगा, क्योंकि वो भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका गुणा 1 में करेंगे तो ये -225 इसका उत्तर आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से हम सी वाले को देखते हैं। अब सी वाले में हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो हमारी एक संख्या है वो है ऋणात्मक 21 और दूसरी संख्या भी यहाँ पर ऋणात्मक है। अब जब हम ऐसी दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करते हैं तो उस स्थिति में हमारा जो उत्तर होता है ना, वो जब भी दो माइनस वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा प्लस में आ जाता है। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं ऋण की हैं तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो जैसे 0 है तो 0 का मैं 0 लिख देता हूँ पहले, और 3 का मैं 1 में गुणा करूँगा, 3 एकम 3 और 3 दूने 6। तो यहाँ पर माइनस ना होकर के ये संख्या प्लस में बदल जाएगी, पर यहाँ पर हमें प्लस चिन्ह को लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम 630 भी लिख देंगे तो भी हमारा उत्तर यहाँ पर सही रहेगा। क्योंकि जब 630 में कोई संख्या कोई चिन्ह यहाँ पर नहीं लगा है तो उस स्थिति में भी संख्या जो है वो धन की ही मानी जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। चलिए अगले डी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। डी वाले क्वेश्चन को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। इसी के नीचे देखिए यहाँ पर -1 है और -316 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 316 जो कि एक धनात्मक संख्या होगी। चलिए ई वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जब भी आप 0 का गुणा किसी भी संख्या में कर देते हैं तो आपका उत्तर 0 हो ही जाता है। अब ये देखिए कि यहाँ पर 15 है, 15 के अंदर भी माइनस है और 18 के अंदर भी माइनस है। तो पहले तो आप यदि देखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो ही जाएंगे, परंतु इनके बीच में 0 का गुणा हो रहा है। तो 0 का यहाँ पर गुणा हो रहा है तो उस स्थिति में यहाँ पर हम जैसे थोड़ी देर के लिए -15 के अंदर 0 का गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आएगा, 0 हो जाएगा। और फिर आप इसमें -18 का करोगे गुणा तो उत्तर क्या हो जाएगा, 0। तो सीधे जब भी 0 का गुणा किया जा रहा है किसी भी नंबर में, चाहे वो 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, तो उत्तर हमारा 0 उसमें हो जाता है। तो यहाँ पर जो ई वाला क्वेश्चन होगा तो ई वाले क्वेश्चन के लिए हमारा उत्तर हो जाएगा 0। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर एफ वाले को, एफ वाले में देखिए दो संख्याएं ऋणात्मक हैं तो इनका गुणा होगा तो ये प्लस में बदल जाएगी। मतलब उत्तर हमारा कैसा आएगा, यहाँ पर एफ वाले के लिए प्लस में आएगा। तो चलिए यहाँ इसको लिख लेते हैं और हल करते हैं। -12 गुणित -11 और गुणित 10, है ना। तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो चलिए पहले माइनस माइनस वाली संख्या कर देते हैं तो ये संख्या हमारी प्लस की बदल जाएगी। तो यहाँ पर 11 का मैं सीधा गुणा कर रहा हूँ 2 में, है ना, मतलब 11 का पहाड़ा लेकर के कर रहा हूँ तो 11 दूनी 22 और हासिल हमें मिलता है 2 और 11 एकम 11 और 2 13। तो ये हुआ 132। अब देखिए 132 में हमें 10 का गुणा करना है और ये 132 हमारा प्लस का हो जाएगा।
10 का गुणा करेंगे, 10 में एक शून्य है तो सीधे आप 132 लिखिए और एक जीरो लगा दीजिए, 1320, 1320। तो ये हमारा यहाँ पर इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे इसके अंदर। अब अगले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन हमारा यही है, पर इसमें यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं रख पाए क्योंकि सॉल्व करने की जगह इसमें नहीं रहती। क्वेश्चन हमारे Z तक हैं, J तक हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है हमारा, बस यहाँ पर G से हमने स्टार्ट किया इसको। देखिए 9 गुणित, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि वहाँ थोड़ा सा आपको दिखने में परेशानी ना हो। 9 गुणित -3 गुणित -6। अब यहाँ पर देखिए आप 6 का 3 में गुणा करेंगे, माइनस माइनस दोनों संख्याएं हैं तो ये सीधी प्लस में बन जाएंगी, 6 3 18 और 18 में फिर आपको 9 का गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर 9 का गुणा आप करते हैं तो 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 1 9 और 7 हो जाते हैं 16। तो 162 हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर धनात्मक संख्या के रूप में होगा। चलिए H वाले को देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब 3 नंबर हैं, तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जब भी माइनस आपके लिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, जब भी ऋण चिन्ह आपके सवाल के अंदर 2 हो, 4 हो, 6 हो, है ना, तो उस स्थिति में जो भी उत्तर आएगा ना वो आपका धनात्मक रूप में आएगा। मतलब सम संख्या में यदि आपके सामने सवाल के अंदर माइनस चिन्ह है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका उत्तर धनात्मक होगा। पर यदि आपकी सवाल के अंदर ऋण चिन्ह 1 हो या फिर 3 हो या फिर 5 हो या फिर 7 हो तो उस स्थिति में आपका उत्तर हमेशा ऋणात्मक आएगा, क्योंकि जब दो संख्याओं माइनस वाली को हम गुणा करते हैं तो वो प्लस में बदल जाती है, पर फिर से यदि हम माइनस वाली संख्या गुणा करते हैं तो फिर वो उत्तर हमारा ऋणात्मक हो जाता है। तो देखिए इस सवाल के अंदर कितने ऋणात्मक चिन्ह हैं आप इनको गिन लीजिए। इसमें भी ऋणात्मक चिन्ह है, दूसरा और तीसरा, मतलब कि ये विषम संख्या में है तो हमारा उत्तर कैसा आएगा, 3 ऋणात्मक चिन्ह है विषम संख्या में तो उत्तर यहाँ पर ऋणात्मक आएगा। तो आप सीधे सीधे जो उत्तर निकालोगे ना तो उसमें ऋण तो लगा ही दो। अब आप देखिए यहाँ पर 4 का गुणा 5 में करोगे कितना आ जाएगा 20, और 20 का फिर आपको 18 में कर देना है ना। ये तो हो जाएगा 20 प्लस का, पर 18 फिर ऋण का है तो 18 दूने 36। तो यहाँ पर उत्तर जाएगा हमारा 360, और 360 कैसा होगा, यहाँ पर माइनस का होगा, क्योंकि जब हम -18 गुणित 20 करेंगे तो फिर यहाँ धन की संख्या ये ऋण की, मतलब कि 1 हो गया विषम, उत्तर हमारा माइनस में। और आप सीधे ऐसे ही देख लेते हैं कि 3 संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है तो उत्तर हमारा सीधा सीधा ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। आई वाले को किस प्रकार से हम हल करेंगे, देखिए आई वाले के अंदर हमारे ये संख्या है -1 गुणित -2 गुणित -3 और गुणित 4। अब देखिए ऋणात्मक चिन्ह कितनी संख्याओं में है, 3 संख्याओं में, मतलब उत्तर आपका कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। ऋण चिन्ह लगा दिया। अब आप सीधे संख्याओं को धन मान करके गुणा कर लीजिए, क्योंकि हमने उन सबका ऋण चिन्ह आएगा वो तो लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 का आप 3 में करोगे 2 3 6 और 6 चुक 24। उत्तर कैसा आया, -24। तो यहाँ पर हमारे लिए ऋण 24 उत्तर हो जाएगा। चलिए ये हमारा आई वाला क्वेश्चन हो गया। जे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जे वाले क्वेश्चन के अंदर ऋणात्मक 3 है, -3 गुणित -6 गुणित -2 गुणित -1। अब देखिए 4 संख्याएं हैं, चारों में ही ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, ऋण चिन्ह लगा हुआ है। तो आप इस बात को समझ जाइएगा कि 2 4 6 8 10 12 जितने भी हों, जितनी भी संख्याएं हो हमारे सामने गुणा में, और यदि वो उस सब में चिन्ह को गिन लीजिएगा कि आपके पास कितने ऋण चिन्ह हैं। तो आपके पास यहाँ पर कितने हैं, 4 है। 4 क्या होता है, सम के विषम सम होता है। तो उस स्थिति में आपके लिए उत्तर कैसा बन जाएगा, धन में। ज़्यादा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपका उत्तर हमेशा राइट ही निकलेगा। और यदि ऋण चिन्ह आपके सामने विषम रूप में है, जैसे कि 1 हो, 3 हो या 5 हो या 7 ऋण चिन्ह हो, तो उस स्थिति में आपका उत्तर ऋणात्मक आएगा। अब यहाँ पर 4 है तो आप संख्या तो आपकी प्लस में ही आएगी। अब गुणा कर लीजिए, 1 का 2 में कीजिए 2 का 6 में करेंगे, 2 छंग 12 और 12 3
36। तो उत्तर हमारा कितना आ गया 36। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पर एफ जे वाला हमारा जो होगा ना, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 36। चलिए, ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सवाल। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित मतलब कि इन्हें सिद्ध करके दिखाना है। हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन ए वाला है 18 गुणित 7 धन -3 ब्रैकेट के अंदर है और ये बराबर है। तो किसके बराबर है? तो यहाँ पर हम दो पक्ष को देख पा रहे हैं और दो पक्ष के अंदर एक पक्ष हमारा लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से यहाँ तक, और बराबर के इधर का पक्ष जो है ये राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर इन दोनों को ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये बिल्कुल बराबर हैं। अब कैसे हल करेंगे? तो चलिए, ए वाले क्वेश्चन को फिर से यहाँ मैं लिख रहा हूँ, 18 गुणित, अब देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है बड़ा, और 7 प्लस -3 है ना, और फिर यहाँ पर दूसरा पक्ष आ रहा है हमारा 18 गुणित 7 प्लस यहाँ पर फिर ब्रैकेट है 18 गुणित -3। चलिए, अब आप किसी भी पक्ष को हल कर सकते हैं या दोनों को साथ साथ भी हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या है कि जो ब्रैकेट है ना, बड़ा ब्रैकेट, उसे हल करना है। तो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर हम हटाएंगे। तो देखिए यहाँ दोनों संख्याएं जो 7 है, ये मैंने ब्रैकेट लगाया था यहाँ पर छोटा, इस प्रकार से ये है ना। तो देखिए 18 गुणित, अब ब्रैकेट के अंदर हम इन्हें हल करते हैं। तो जैसे यहाँ प्लस है और यहाँ संख्या में माइनस है, तो जब ब्रैकेट इस 3 का ब्रैकेट हटाएंगे तो इस धन का इसके अंदर गुणा होता है। तो मतलब कि यहाँ पर संख्या जो है ना हमारी इस प्रकार से आ जाएगी, 7 और गुणित यहाँ पर इनके बीच में प्लस था, मैंने गुणा कर दिया था, है ना। यहाँ पर देखिए, चलिए इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा नहीं तो। देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट था हमारा, ये 7 और ये प्लस और ये -3। देखिए तो यहाँ पर 7 तो प्लस का है पर 3 कैसा है, माइनस का, और इनके बीच में प्लस चिन्ह लगाया। तो ब्रैकेट जब हम 3 का हटाएंगे ना तो वो संख्या माइनस की ही रहेगी, क्योंकि धन का गुणा भी करेंगे अंदर तो वो संख्या तो वैसी ही ऋण में रहेगी। तो सीधे सीधे मतलब हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा कि 7 - 3 ये हो जाएगा, और इसी में आगे यहाँ पर है 18 है ना। तो 7 में से आप 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर है 18। अब 18 में आप 4 का गुणा करोगे तो 18 चौक 72। तो इस पक्ष का उत्तर आया हमें 72। चलिए अब इस पक्ष की बात करते हैं, राइट हैंड साइड की। देखिए इसमें यहाँ से इधर वाले पक्ष को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर -3 है और यहाँ पर +7 है, 18 के साथ में गुणा में। तो देखिए यहाँ पर हम 18 का 3 में गुणा करते हैं, तो 18 × 54। अब 54 कैसा होगा? माइनस में, क्योंकि एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक, तो उत्तर हमारा ऋणात्मक आएगा। और यहाँ पर 18 का 7 में गुणा कर देते हैं, तो 7 × 8 = 56 का 6 हासिल आया 5, 7 × 7 और 5 12 है ना, 126। अब देखिए फिर यहाँ पर इनके बाहर प्लस लगा है और इस संख्या माइनस है, तो ये संख्या हमारी इस रूप में हम लिख सकते हैं कि 126, और ब्रैकेट हटाएंगे तो भी इसमें माइनस ही रहेगा, क्योंकि धन का गुणा जब ऋण में किया था तो माइनस ही आता है। तो ये हो गया। अब 126 में से हम 54 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 6 में से हम 4 घटाते हैं तो कितना बच रहा है? सीधे सीधे 2 बच रहा है ना। और यहाँ पर जो 5 है, 12 से आप 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो देखिए राइट हैंड साइड भी हमारी वही आई है और लेफ्ट हैंड साइड भी वही आई है, और दोनों साइड जो है वो कैसी हैं? बराबर। ये हमारे लिए सवाल जो है सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हमें इसमें सिद्ध करके बताना है। तो सीधा मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको सिर्फ संख्याएं कैसे सॉल्व करना है, धन का गुणा ऋण का गुणा, यही इसमें हमें देखना है, वही चीज़ हमें समझना है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं, दूसरे वाले को।
चलिए दूसरे वाले को मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहीं पे इसी के नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ये नीचे ही है हमारे लिए। देखिए यहाँ पर संख्या है -21, है ना, ये तो चली रही है। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट है उससे हल करेंगे तो देखिए -4 और -6, तो -4 और -6 जो हैं ये दोनों ही ऋणात्मक हैं और इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो ये जुड़ तो जाएंगे पर इनमें चिन्ह जो रहेगा वो कैसा होगा, वो ऋणात्मक चिन्ह ही आएगा, है ना। तो इनमें चिन्ह ऋणात्मक ही आएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर -10 इनको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर -21 और गुणित -10, तो दोनों का गुणा कर दीजिए। तो 21 के पीछे आप एक 0 लगा दीजिए तो ये संख्या माइनस माइनस हो जाएंगी प्लस की, और ये 210 हो जाएगा। 21 हम 210, ऐसे भी आप गुणा कर सकते हैं, या 10, 100, 1000 वाली संख्या है तो उसमें 0 गिन लीजिए और सामने वाली संख्या के पीछे उतने 0 रख दीजिए। जैसे यहाँ पर 10 में एक शून्य है तो मैंने सीधे 21 लिखा और उसके पीछे एक शून्य लगा दिया, ये 10 का गुणा हो गया। तो यहाँ पर हमारे लिए उत्तर बना 210। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। चलिए अब इसको देखते हैं राइट हैंड साइड को। देखिए यहाँ पर फिर दोनों संख्याएं जो हैं कैसी हैं, ऋणात्मक, तो ये कैसी बन जाएंगी, धनात्मक। यहाँ पर देखिए दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, ये भी कैसी बन जाएंगी, धन की, क्योंकि गुणा जब करते हैं दो ऋणात्मक संख्या का तो प्लस में बदल जाती है। तो अब आप 21 का गुणा 6 में कर दीजिए, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 हुआ। चलिए यहाँ पर 21 का 4 में कीजिए तो 21 84, आप सीधे भी लिख सकते हैं यदि आप जानते हैं तो, और नहीं जानते तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब दोनों को संख्याएं धनात्मक हैं, दोनों को जोड़ लीजिए तो 6 और 4 10, 10 की शून्य हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 11 का 1 हासिल आया 1, 1 और 1 2। देखिए 210 राइट हैंड साइड भी हमारे लिए बराबर हो गई। तो इस प्रकार से हम इन्हें सत्यापित कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणित a जो होगा ये किसके समान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कोई भी पूर्णांक है a और उसके लिए -1 गुणित a किसके समान होगा। तो देखिए जब आप -1 का गुणा a में करेंगे तो क्या आएगा, तो ये इसका जब गुणा करेंगे -1 गुणित a बराबर -a, तो यहाँ पर ये किसके समान होगा, -a के समान, है ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल -22 हो, 37 हो, 0 हो। देखिए प्रश्न को आपको समझना है कि हम -1 में कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि उत्तर हमें -22 मिल जाए, ये हमसे प्रश्न कह रहा है। इस प्रकार का ये क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है। -1 के साथ आप कौन सी संख्या का गुणा करेंगे वो संख्या आपको ज्ञात करना है, और वो इस a के लिए संख्या होगी, है ना, क्योंकि a में आपको कितना मिल रहा है -22, तो आपको चाहिए -22 उत्तर। तो आप 1 में कौन सी संख्या गुणा करेंगे, तो देखिए 1 में जब -1 में जब हम 22 का गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आ जाएगा, -22। और इसी टाइप का ये सवाल था हमारा, पहले वो दिया और उसके बाद ये सवाल दिया है ना। तो देखिए यहाँ पर इस संख्या के लिए हम 22 का गुणा करेंगे इसे प्राप्त करने के लिए -1 के साथ में। चलिए अब b वाले को देखिए, b वाले में हमें कितना चाहिए, 37 चाहिए। तो -1 में हम कौन सी संख्या का गुणा करें कि हमें 37 प्राप्त हो जाए। अब देखिए 37 आपको कैसा चाहिए, धनात्मक कि ऋणात्मक, तो आपको चाहिए धनात्मक, और धनात्मक लाने के लिए आपको दो ऋण वाले संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा। जब उत्तर आपका धनात्मक आएगा तो 1 में हम -37 का गुणा करेंगे, है ना, तब जाकर के हमारा उत्तर जो होगा ना वो प्लस में आएगा 37। तो यहाँ पर बी वाले क्वेश्चन के लिए हमारे लिए वो संख्या होगी -37।
अब सी वाले क्वेश्चन को देखिए। सी वाले में कहा कि आप -1 के साथ में ऐसी संख्या का गुणा कर दो कि आपको उत्तर 0 मिल जाए। तो कौन सी संख्या गुणा करते हैं? तो यहाँ पर -1 में हम 0 का ही गुणा कर दें तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 0। तो सी वाले के लिए जब हम 0 प्राप्त करना चाहते हैं तो -1 के साथ में हमें गुणा करना होगा किसका? 0 का। तो इस टाइप का ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है -1 गुणित 5 से आरंभ कीजिए और विभिन्न गुणनफलों के द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए। अब हमें -1 गुणित 5 से शुरू करना है और फिर कोई पैटर्न दर्शाना है और उस पैटर्न को दर्शाते दर्शाते हुए हमें -1 गुणित -1 बराबर 1 को निरूपित करना है, मतलब कि इसे हमें प्रदर्शित करना है। तो देखिए पैटर्न का मतलब होता है कि वो जो क्रम से चले उसमें एक निश्चितता, एक क्रमिकता रहे। तो चलिए करते हैं एक क्रम लागू। देखिए -1 गुणित हम करते हैं 5, तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो हमें मिलेगा कितना? -5, है ना। अब देखिए एक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या, उत्तर है आपका ऋणात्मक। अब आप -1 गुणित 5 के नीचे छोटी संख्या होती है 4, आप इसे लागू कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका -4। फिर आप -1 के साथ में 3 ले लीजिए, ये पैटर्न के रूप में ही लागू हो रहा है, तो उत्तर आ जाएगा आपका -3। आप -1 के साथ में अगली संख्या 2 ले लीजिए तो उत्तर आ जाएगा आपका -2। आप -1 के साथ में यहाँ पर 1 ले लीजिए तो उत्तर आ जाएगा आपका -1। हमें इसे निरूपित करना है +1 को। अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं? -1 थे। अब देखिए -1 में जब हम 0 का गुणा करते हैं तो उत्तर हमारा क्या आ जाता है? 0। और फिर -1, अब 0 से छोटी संख्या कौन सी होती है? -1। तो यहाँ पर फिर -1 में हम किसका गुणा करेंगे? -1 का, तो उत्तर क्या आ जाएगा? प्लस का। ये हमने निरूपित करके दिखा दिया कि ऐसे हम इस पैटर्न को लागू करके यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ इसे निरूपित करके दिखा देंगे कि जब दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा होता है तो उत्तर यहाँ पर हमारा धनात्मक रूप में मिल जाता है ना। तो ये हमें इस प्रकार से हल करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, उचित गुणों का उपयोग करके, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न जो है ना बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपको ये बताएगा कि आपके सामने संख्याएं जब गुणा में होती है, जोड़ में होती है और 2-3 चिन्ह एक साथ होते हैं, जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाव कुछ भी हो, तो सीधे मतलब यहाँ पर है कि आप कैसे तरीके से सवालों को बहुत जल्दी से हल कर पाते हैं, है ना। ऐसा कौन सा तरीका आप अपना सकते हैं कि जिससे आप उचित तरीके से और सवाल भी शीघ्रता से हल कर लेते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को आप देखोगे तो समझ जाओगे। चलिए अब कौन सा उचित गुण होगा? तो देखिए हमारे सामने संख्या है 26 गुणित -48 प्लस -48 गुणित -36। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का गुणा हो रहा है और उनके बीच में प्लस चिन्ह है। ये हमारे लिए क्वेश्चन है। अब इसे हम कैसे आसानी से और जल्दी से हल कर सकते हैं? देखिए अब इस पक्ष को देखते हैं यहाँ से यहाँ तक और इस पक्ष को देखते हैं तो इनमें आपको एक चीज़ है ना, ये और इसमें ये एक जैसी ही दिख रही है, ये है ना। तो ऐसी दोनों पक्षों में जब ऐसी संख्या हो तो आप उसे क्या करिएगा? कॉमन रखिएगा, मतलब उभयनिष्ठ रखिएगा। तो -48 को हमने यहाँ पर उभयनिष्ठ रख दिया। अब जब हम इसे उभयनिष्ठ रखेंगे तो फिर हमारे लिए संख्या यहाँ पर बच रही है 26, इस पक्ष से 26 बच रही है। अब देखिए गुणा का निशान था और ये संख्या तो हमने बाहर रख दी। अब आगे सीधा कौन सा निशान आ रहा हमारा? प्लस का। तो 26 प्लस इधर से ये संख्या तो उभयनिष्ठ ले ली हमने, बाहर कॉमन ले रखी है, बाहर चली गई। यहाँ पर क्या बच रहा है? कुछ नहीं, गुणा का निशान और 36। तो गुणा का निशान का कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि उसका जो गुणांक है वो तो बाहर चला गया।
तो यहाँ पर अब हमारे लिए संख्या बच रही है यहाँ पर -36, है ना। अब देखिए यहाँ पर -48 ये बाहर है, और यहाँ पर जो संख्याएं हैं हमारी, अब ये इसके गुणांक में है, ये इसके गुणांक में है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 26 है और आगे की संख्या जो वो ऋणात्मक है, और इसके बीच में यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो संख्या जो रहेगी ना वो हमारी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से आप 36 से 26 को घटाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पर ऋण की है और दोनों के बीच में ऋणात्मक चिन्ह लगा है, तो जो उत्तर आएगा हमारा, जैसे 36 से हम 26 घटाएंगे तो -10 उत्तर आएगा। अब -10 का गुणा कर दीजिए इस संख्या में, है ना। तो इसमें क्या है, 10 में शून्य लगा है, तो सीधे आप 2 माइनस चिन्ह आ गए, इसमें भी और इसमें भी, तो उत्तर तो हमारा कैसा आएगा, प्लस में आएगा। तो ये हमने 48 लिखा, पीछे एक शून्य लगा दी, ये गुणा हो गया, तो उत्तर कितना आ गया हमारे लिए, 480। तो इस प्रकार से हम इन्हें हल कर देंगे, तो ये हमारे लिए उचित गुण हो जाएगा कि इस तरीके से हम इनको हल कर सकते हैं। चलिए अगले वाले को देखिए, बी वाले को देखिए, बी वाले को यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 8 गुणित 53 गुणित -125। देखिएगा अब यहाँ पर आप वो कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इन संख्याओं में से ऐसी संख्या को पहचान लीजिए जिनका गुणा आप आसानी से कर सकते हैं, और उनके गुणांक को आप 100, 10, 1000 वाली संख्याओं में बदल सकते हो, तो आप उन दोनों का गुणा पहले कर लीजिए। क्योंकि अभी हमने देखा कि 10 का गुणा मैंने कैसे किया था कि मैंने सीधे 0 लगा दिया, मतलब मुझे पहाड़ा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे ही हम 100, 10, 1000 वाली संख्याओं का गुणा ऐसे आसानी से कर लेते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं 8 का और 125 का गुणा करूँगा, और जब आप क्वेश्चन को ऐसे हल करते जाओगे ना तो आपके लिए भी ये चीज़ प्रैक्टिस में आ जाएगी। तो अब आप देखिएगा 125 8 कितना होता है, तो देखिए 125 का जब हम 8 में गुणा करते हैं ना, इन दोनों का 8 गुणित 125, तो आप करके देखोगे ना तो 125 8 1000 होगा, या आप ऐसे जोड़कर देख लो, 125 को 8 बार जोड़कर देख लो, 8 बार आप जोड़ोगे 100 तो कितना हो जाएगा 800, फिर 8 बार आप 25 जोड़कर देख लो, 25 8 200, तो 800 और 200 1000, ऐसे आप जोड़ सकते हैं। या सीधे 125 जोड़ लो, 125 का डबल कितना हुआ 250, कितनी बार जोड़ा 2 बार, फिर 250 का डबल कर दीजिए 500, कितनी बार जोड़ दिया 4 बार, फिर 500 का डबल कर लीजिए 8 बार 1000, तो 125 का गुना 8 में किया तो कितना हो गया 1000। तो ये हमारे लिए हिंट मिल रही थी हमें क्वेश्चन में से कि हम ऐसे आसानी से पकड़ लें उन संख्याओं को, है ना। अब देखिए अब 53 में मुझे 1000 का गुणा करना है, तो देखिए 53 लिखिए सीधा नीचे ये। अब यहाँ देखिए कितने जीरो हैं, 3 जीरो, बस पीछे 3 जीरो लगा दो, ये आपके लिए उत्तर बन गया। तो ऐसे हम संख्याओं को फटाफट गुणा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई सी भी एग्जाम देते हैं आगे और वहाँ पर समय का अभाव होता है, तो वहाँ पर हमें यही टेक्निक जो होती है वो इस्तेमाल करनी होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन्हें हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि जैसे मैंने यहाँ पर 125 का इसमें गुणा किया था 8 में, तो 125 कैसी संख्या थी ऋण की, तो यहाँ पर हमें ऋण लगाना नहीं भूलना है, जैसे मैं पहले भूल गया था। और यहाँ पर ये तो मैंने यहाँ आपको ये तो उदाहरण के रूप में समझाया था कि ऐसे आप गुणा करके देखोगे तो ये आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो 1000 होगा ना वो माइनस का होगा, तो उत्तर में भी यहाँ पर हमें माइनस लगा देना है ना। चलिए ये हो गया हमारा बी वाला क्वेश्चन। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, सी वाले की ओर। तो सी वाले को यहीं थोड़ा सा देखिए कुछ कॉमन निकलता हो तो। चलो नहीं मिल रहा है कुछ भी, क्योंकि दो पक्षी नहीं, सब गुणांक में हैं, सब गुणा में हैं। तो चलिए लिखते हैं यहीं पर और हल करते हैं। 15
गुणित -25 गुणित -4 और गुणित -10। चलिए ऐसी संख्याओं का गुणा कर लीजिएगा जिनका गुणा करने पर 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए, 10,000 बन जाए। उनका गुणा पहले कर लो ताकि आपको आसानी हो जाए गुणा करने में। तो 15 तो वैसा का वैसे रखा, मैंने 25 और 4 का गुणा कर लिया। दोनों संख्याएं कैसी हैं? ऋण की हैं। तो उत्तर आ जाएगा इनका 25 गुणित 4 करूँगा तो 100 धन का आ गया। फिर यहाँ पर -10 है। अब 10 का 10 में गुणा करोगे तो जैसे 15 तो वैसा का वैसे लिख दिया मैंने, तो 10 का मैं इसमें गुणा करूँगा तो इसमें एक शून्य और बढ़ जाएगी और संख्या ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये 100 पहले था, अब ये 1000 बन जाएगा, ये है ना, इसका गुणा कर दिया। अब आप 15 का गुणा 1000 में करोगे तो 15,000 हो जाएगा। बस माइनस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर संख्या ऋणात्मक हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए हल हो गया। किसी भी संख्या का कोई पहाड़ा बोलने की ज़रूरत हमें इसमें बची नहीं। तो इस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। तो -15,000 हमारे लिए उत्तर आ गया। तो ऐसे हम उचित गुणधर्मों का उपयोग इसमें कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इनको हटाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे लिए डी वाला, और डी वाले के अंदर है -41 गुणित 102। अब देखिए कि ना तो यहाँ पर कोई गुणांक में परिवर्तित हो रहा है, ना कुछ हो कॉमन ले पा रहे हैं। तो इस स्थिति में हम इस संख्या को वितरित कर देंगे, मतलब कि बांट देंगे। अब देखिए बांटेंगे कैसे? जैसे 102 है तो 102 को हम क्या करेंगे कि दो संख्याओं में से बांट देंगे। जैसे कि 100 और 2 कितना होता है? 102। तो 102 का ही मैंने रूप चेंज कर दिया, इसे थोड़ा सा बदल दिया, पर है तो 102 ही ना। अब इसमें हम 41 का गुणा आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब जो नंबर है आपके पास आगे, उसका गुणा आप इसमें भी कर दीजिए और उसका गुणा इसमें भी कर दीजिए, और दोनों के बीच में क्या है? प्लस। दोनों के उत्तर को जोड़ दीजिए। तो देखिए जब 41 का मैं 100 में करूँगा तो फिर मुझे आसानी हो जाएगी कि भाई इसमें तो 2 0 है, तो मैं सीधे 41 लिखूँगा और 2 0 लगा दूंगा। फिर प्लस 41 का मैं 2 में तो आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि 41 का डबल ही तो करना है मुझे, 2 का ही तो गुणा करना है। तो 40 दूनी 80, तो 41 दूनी 82। तो इस प्रकार से संख्या में माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा -82, है ना। अब देखिए इसे मैं आसानी से जोड़ सकता हूँ क्योंकि ये 4100 और ये -82, तो ये बन जाएगा। दोनों संख्याएं माइनस किए, जुड़ेंगी, फिर भी चिन्ह कैसा आएगा? ऋण का आएगा। तो 4 - 4182 ये हमारे लिए यहाँ पर बन जाएगा उत्तर। और उत्तर कैसा आ रहा है? ऋण में आ रहा है। तो हो गया ना यहाँ पर फिर सरल हमारे लिए। चलिए अब आते हैं ई वाले क्वेश्चन को। ई वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर 625 है, यहाँ 625 है। अब पर है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, है ना। तो इस स्थिति में हम इसको कैसे हल करें कि ये हमारा उत्तर जो है ये आ जाए। चलिए देखिए 625 गुणित -35 प्लस -625 और गुणित 65। देखिए अब यहाँ पर संख्या धनात्मक है और यहाँ पर ऋणात्मक है, कोई बात नहीं, फिर भी कॉमन ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो यहाँ से आप पहले तो कॉमन ले लो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे लेंगे। जैसे 625 है, कॉमन लिया, है ना। अब देखिए मैं यदि थोड़ी देर के लिए जैसे -625 या थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 625 गुणित -1, तो इसका उत्तर कितना आएगा? इसमें आप गुणा करोगे तो इसका उत्तर -625 ही
आएगा। तो मैंने -625 को है ना ऐसा बदल कर लिख दिया इस जगह पर, ये समझ लेना आप। तो यहाँ से मैं 625 को तो ले जा रहा हूँ, उसकी जगह क्या बच जाएगा -1। तो 625 मैंने बाहर लिखा और फिर यहाँ पर हमारे लिए बच रहा है -35 ये प्लस और -1 गुणित 65। देखिए अब आप 65 का 1 में गुणा कर दो तो ये आपके लिए बन जाएगा -65 और यहाँ पर हो जाएगा -35, है ना। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह है और बीच में प्लस है। अब ये दोनों जुड़ तो जाएंगे पर उत्तर ऋण में आएगा, तो इन्हें हम -35 और -65 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है -100, है ना। 5 और 5 10, 6 3 9 और 1 10, -100 और 625। अब देखिए इसका गुणा आप इसमें आसानी से कर सकते हो। 625 लिखिए, माइनस का लिखना है क्योंकि इसमें माइनस है, तो 625 लिख दिया, 2 0 लगा दिए, ये आ गया उत्तर यहाँ पर 62,500। तो ये हम इस प्रकार से हल कर लें। वाला और एफ वाले क्वेश्चन के अंदर है 7 × 50 - 2 यानी 7 × 50 - 2। तो देखिए यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर गुणा है और गुणा में है 7 और 7 दोनों के लिए ही कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो आप 7 का गुणा 50 में भी कीजिए और 7 का गुणा 2 में भी कीजिए और दोनों के बीच में माइनस रख दीजिए और हल कर दीजिए। देखिए अब 7 का 50 में करेंगे तो आप 50 में मत करो, 5 में कर दो, पीछे 0 लगा देना। तो 7 का 5 में करोगे तो कितना आएगा, 7 5 35, तो ये 35, पीछे 0 रख दिया मतलब 50 में गुणा हो गया। 7 का 2 में करेंगे, 7 दूनी 14, ये 14 हो गया, है ना। अब 350 से आप 14 को घटा दीजिए, तो 10 से हम 4 घटाएंगे 6 बचेगा। फिर यहाँ पर 2 5 से 2 घटाएंगे तो 3, ये और ये 3, उत्तर आ गया हमारे लिए 336। चलिए अगले जी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए जी वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, -17 और 29। तो यहाँ पर -17 ये हमने लिखा, 29 -29, तो -29 को हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे गुणा और -30 + 1, इस रूप में हम लिख सकते हैं। देखिए -30 + 1, तो यहाँ 30 से 1 घटेगा और उसका मतलब कितना होगा, 29 ही होगा। तो 29 का रूप बदल दिया है इस प्रकार से ताकि हम गुणा आसानी से कर पाएँ इसलिए। तो 17 का आप गुणा 30 में कर दीजिए और 17 का गुणा 1 में कर दीजिए। तो देखिए 17 का 3 में करोगे तो माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, है ना, संख्या तो प्लस में आएगी। 17 तो 51 और ये 0 लगा दिया, पीछे 0 था। फिर प्लस 17 -17 का 1 में करेंगे तो -17, है ना। अब देखिए 510 -17, तो 510 से हम क्या करेंगे, 17 को घटा देंगे। तो 10 से 7 घटाएंगे 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, 11 से 2 घटाएंगे 9 और 5 से 1 घटाएंगे 4, 493। ये हमारा उत्तर आ जाएगा इस प्रकार से। चलिए एच वाले को हल करते हैं। एच वाले के अंदर देखिए यहाँ पर ये संख्या है, यहाँ पर ये संख्या है और यहाँ पर पद है 2, दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ पर फिर अभी जैसे हमने किया था कि माइनस हो चाहे प्लस में हो, संख्या तो समान है दिखने में। तो यहाँ पर हम 57 को ऐसा लिख सकते हैं -1 × 57, है ना। चलिए ये लिख लिया मैंने, और -19 और +57 × 1, ताकि आप समझ पाएँ कि जब हम उभयनिष्ठ लेते हैं तो वहाँ कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है। ये इस रूप में हमने इसे
लिख दिया। अब देखिए यहाँ से हम 57 को ले सकते हैं, यहाँ से भी से ले सकते हैं। तो ये हमने लिया 57। यहाँ पर क्या बचेगा, -1 गुणित -19 और +1, है ना, ये बच जाएगा। देखिए 57, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, +19, और +19 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20, है ना। और 20 का आप 57 में गुणा आसानी से कर सकते हो। 2 का तो कर सकते हैं, 20 का नहीं कर सकते तो 0 लगा दो वैसा का वैसा। और 2 का 7 दूनी 14, हासिल 1, 2 5 10 और 1 11, 1140। ये कर दिया हमने गुणा। चलिए ये आ गया हमारा उत्तर इसके अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है किसी हिमीकरण, हिमीकरण का मतलब है ठंडा करने की प्रक्रिया। बर्फ के रूप में, हिम का मतलब बर्फ होता है, जैसे बर्फ जल जो होता है ठंडा होकर के बर्फ में बदल जाता है, उसी प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। तो किसी हिमीकरण की यानी कि ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे का तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है, और इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो कमरे का तापमान अभी कितना है, तो कमरे का तापमान है यहाँ पर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 5 घंटे प्रति दर से कम किया जा रहा है, तो ठंडा करने की जो दर है, ठंडा करने की दर 1 घंटे में, है ना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे। कहने का मतलब है कि 1 घंटे में 5 डिग्री टेम्परेचर डाउन होगा। समझ रहे हैं आप, मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। तो यहाँ पर कम हो रहा है मतलब घट रहा है ना, और दर से कम करने की आवश्यकता है। अब इस प्रक्रिया के 10 घंटे के बाद, तो देखिए 10 घंटे के बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 10 घंटे, 1 घंटे में इतना हो रहा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 घंटे में तापमान कम होगा, है ना। कितना कम हो जाएगा, देखिए 10 गुणित -5। देखिए -5 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 1 घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है ना वो घट रहा है, इतना डाउन हो रहा है, मतलब नीचे जा रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा माइनस, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख दूँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब तापमान इतना नीचे चला जाएगा, कितना, -50। अभी कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री। तो 10 घंटे के बाद कितना बचेगा, तो वही हमने यहाँ से शुरू किया था 40 से, अब 5 5 5 5 घटाते हुए आपको जाना है। तो 10 घंटे में कहाँ तक पहुँचोगे, तो 10 घंटे में हम पहुँच जाएंगे, अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः 10 घंटे पश्चात कमरे का जो तापमान होगा, कमरे का तापमान होगा 40 - 50, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी धनात्मक है 40 और यहाँ पर -50, तो बराबर उत्तर आ जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि बड़ी संख्या 40 तो है, पर चिन्ह तो इसमें लगेगा ना ऋण वाली संख्या का, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 10 घंटे के बाद में हमारे कमरे का जो तापमान होगा ना वो कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा।
ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में, मतलब 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक कक्षा के अंदर टेस्ट हो रहा है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। मतलब आपने गलत उत्तर दिया तो -2 अंक मिलेंगे और सही उत्तर दिया तो +5 अंक दिए जाएंगे एवं प्रयत्न नहीं करने पर, मतलब प्रयास नहीं करने पर, उत्तर नहीं बताने पर किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाएगा। तो यदि प्रयत्न नहीं करेंगे तो कोई भी अंक नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छा टेस्ट है ये, और इस टेस्ट से हमारा भी टेस्ट हो जाएगा कि हम प्रश्नों के उत्तर सही दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। तो ये हमारा भी टेस्ट है और प्रश्न में भी टेस्ट है ना। तो बहुत मजे आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मोहन की ओर। मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। अब मोहन के द्वारा प्राप्त अंक कितने? चलिए आप बता दीजिए कितने उत्तर होंगे। क्वेश्चन है इसमें मोहन ने 4 प्रश्नों का सही, कितने प्रश्न? 4 सही दिए और 6 प्रश्न का गलत उत्तर देता है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? तो देखिए यहाँ पर हल किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं यदि, तो वो इस प्रकार से लिख करके इसे हल कर सकते हैं, और जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं वो इसे देख रहे हैं तो वो सीधा मौखिक उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि हम तो मौखिक निकाल सकते हैं उत्तर इनका, है ना। पर यदि ये स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए इस प्रकार से उत्तर को हल करना है। देखिए तो मोहन ने, अब कंपटीशन की एग्जाम वाले यदि देख रहे हैं तो वो ने इस प्रकार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए लिखा जा रहा है। तो मोहन ने 4 प्रश्न का सही उत्तर दिया, है ना। सही उत्तर के लिए उसको कितना प्राप्तांक मिलेगा? सही उत्तर के लिए प्राप्तांक मिलेगा 4 प्रश्न दिए और 1 प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए 5 अंक मिलते हैं। तो 4 × 5 मतलब कि 20 अंक मोहन ने प्राप्त किए। अब मोहन ने गलत उत्तर कितने दिए? मोहन ने 6 प्रश्न, है ना। चलिए मैंने हिंदी में लिख दिया 6 प्रश्न, 6 प्रश्न का गलत उत्तर दिया, है ना, गलत उत्तर दिया। अब उसके लिए उसको कितने प्राप्तांक मिलेंगे? तो देखिए जब एक गलत उत्तर होगा तो -2 अंक, तो 6 के लिए कितना होगा? तो 6 - 2 बराबर -12। अब मोहन के कुल प्राप्तांक कितने हुए? मोहन के कुल प्राप्तांक हो जाएंगे मोहन के लिए यहाँ पर 20 और प्लस -12, मतलब दोनों को जोड़ रहे हैं, है ना। पर फिर भी वो घटेंगे क्योंकि 20 और प्लस माइनस माइनस होंगे, 12 बराबरी पर 8। 20 में से 12 घटाएंगे तो मोहन को कितने अंक मिल रहे हैं? तो मोहन को प्राप्त अंक 8 हो रहे हैं। चलिए अब इस प्रकार से आप स्टूडेंट्स हैं तो इस प्रकार से लिख करके जमा सकते हैं क्वेश्चन को और हल कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे बी वाले को देखते हैं। रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं। तो देखिए रेशमा के 5 उत्तर सही हैं तो रेशमा को सही उत्तर के प्राप्तांक या रेशमा के सही उत्तर के प्राप्तांक कितने होंगे? तो रेशमा ने यहाँ पर कितने उत्तर सही दिए हैं? 5। तो 5 प्रश्नों का उत्तर दिया और एक प्रश्न के 5 अंक मिलते हैं तो उसे मिलेंगे 25, है ना। अब रेशमा ने गलत कितने दिए हैं? 5। तो रेशमा को गलत उत्तर देने पर प्राप्तांक कितने मिलेंगे? गलत उत्तर देने पर तो उस स्थिति में उसे मिलेंगे 5 गुणित
2 बराबर -10। रेशमा के कुल प्राप्तांक, रेशमा के कुल प्राप्तांक, देखिए रेशमा के कुल प्राप्तांक कितने होंगे, तो 25 और प्लस -10। तो 25 से 10 यहाँ पर घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 बराबर 25 में से 10 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 15। तो रेशमा को उत्तर अंक कितने मिल रहे हैं, रेशमा को मिल रहे हैं 15 अंक। चलिए अब हिना की बारी है, हिना को कितने नंबर मिलते हैं ये देखते हैं। देखिए हिना ने कुल 7 प्रश्न किए। अब तीसरा प्रश्न ना बहुत घुमाएगा हमें, क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके से प्रश्न को लिखा गया है। तो हिना ने कुल 7 प्रश्न किए, टोटल 7 किए, उनमें से 2 का उत्तर सही है, 2 प्रश्न का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है। बताइए तो उसे कितने अंक प्राप्त होंगे। तो देखिए उसने कितने प्रश्न का उत्तर सही दिया, 2 का, तो 2 गुणित 5 बराबर 10 अंक उसको मिल रहे हैं सही उत्तर के लिए। अब गलत उत्तर कितने दिए उसने, 5। एक प्रश्न के -2 अंक मिलते हैं, तो 5 के अंक कितने बनेंगे, -10। अब जब हम उसके कुल अंकों का योग करेंगे, कुल अंक है ना, कुल अंकों का योग करेंगे तो 10 प्लस -10, तो 10 - 10 0। रेशमा को 0 अंक मिलने, है ना। तो इस प्रकार से हम इसका हल कर देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी ग्रे रंग के सीमेंट बेचने पर 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होती है। देखिए ग्रे स्लेटी जो हम देखते हैं घर बनाने में प्रयोग करते हैं, वो सीमेंट थोड़ा सा उसका कलर ऐसे धूसर कलर होता है, भूरा भूरा कलर होता है, थोड़ा सा कालापन वाला कलर होता है, उसे हम स्लेटी या ग्रे कलर कह सकते हैं। और एक हम देखते हैं सफ़ेद सीमेंट, है ना, जो पुताई में उपयोग की जाती है, सफ़ेद दीवारों को सफ़ेद करने में उपयोग की जाती है, वो सफ़ेद सीमेंट है। तो देखिए सफ़ेद सीमेंट बेचने पर उसे 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और ये बेचने पर उसे हानि होती है 5 रुपए प्रति बोरी की दर से। तो अब इस बात को बता दिया हमें और इसके लिए क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे ए और बी के रूप में। देखिए किसी महीने वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि, अब ये भी नहीं बता रहे हैं कि लाभ होगा कि हानि, अब जो भी हो वो हमें निकाल के दिखाना है कि लाभ होगा कि हानि होगी। तो देखिए हल करते हैं इसको, चलिए। देखिए प्रश्न अनुसार हम लिख सकते हैं कि महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद की बेचती है, सफ़ेद सीमेंट बेचने पर उसको लाभ हो रहा है कितना, 8 रुपए प्रति बोरी, है ना। तो देखिए हम एक महीने वाली बात यहाँ पर करेंगे कि महीने में 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की वो बेचती है, तो उसको कितना लाभ होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचने पर लाभ, देखिए एक बोरी पर वो 8 रुपए कमाती है, तो 3000 बोरी पर कितना लाभ कमाएगी। तो 3 का और 8 का गुणा कीजिए, सिर्फ 8 3 24 और 3 0 लगा दीजिए, 24,000 ये हो गया। अब देखिए स्लेटी कितनी बेची गई हैं, 5000,
तो 5000 स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचने पर, है ना, बोरियां बेचने पर लाभ या हानि जो भी होगा, हानि, क्योंकि इसे बेचने पर उसे हानि होती है। कितने की हानि होगी? तो 5000 गुणित 5 बराबर 25, 25,000 की हानि, लाभ 24,000। तो अब उसे क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी? तो देखिए कंपनी ने इतना लाभ कमाया, ये आपके सामने है, और इतनी हानि उठाई, तो वास्तव में उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? तो उसकी वास्तविक स्थिति देखते हैं तो उसे यहाँ पर हानि हो रही है। क्यों? क्योंकि जो उसका नुकसान है वो बड़ा है, ज़्यादा है, और लाभ उसका छोटा हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि उसको हानि हो रही है, और कितने की हो रही है? तो 25,000 माइनस 24,000। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उसको 1,000 रुपये की हानि हो रही है ना। तो यहाँ पर उसको हानि होगी 1,000 रुपये की। तो यहाँ पर हमें लिख देना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1,000 रुपये की उसको हानि होगी। चलिए अब बी वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए बी वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6,400 हो, तो उस स्थिति में सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेची जाएं कि कंपनी को ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। तो इसे किस प्रकार से हल करेंगे समझिएगा। देखिए यहाँ पर बी वाले के अंदर हम देख रहे हैं कि प्रश्न के अनुसार यहाँ पर लाभ और हानि बराबर हो जाए, है ना, कि जो लाभ है और हानि है वो बराबर हो गए, मतलब ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। या कहने का मतलब है कि इतनी बोरियां उसने दी स्लेटी सीमेंट की बेच दी, तो सफ़ेद की कितनी की बेच दे कि दोनों का जो नफ़ा नुकसान है वो बराबर हो जाए। तो देखिए प्रश्न के अनुसार हम यदि देखते हैं तो लाभ और हानि बराबर करने के लिए हमें जो सफ़ेद सीमेंट है, सफ़ेद सीमेंट से जो लाभ मिल रहा है ना, वो, और जो स्लेटी सीमेंट है उससे जो हानि हो रही है वो बराबर होना चाहिए, ये हानि और इसका लाभ। अब देखिए अब इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास उसकी संख्या नहीं है सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि सफ़ेद सीमेंट की बोरियां की संख्या ज्ञात करना है, x है, ये हमने मान लिया। देखिए अब यदि हम देखते हैं तो एक तरफ हमारे सामने स्लेटी सीमेंट है और दूसरी तरफ सफ़ेद सीमेंट है। इससे लाभ हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। तो इसमें 6,400 बोरियां जो हैं, जब ये बेची गई तो इससे नुकसान कितना होगा? तो 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो कितना बड़ा नुकसान बनाएगी ये बोरियां? ये लिखा। सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या में ज्ञात नहीं है, हमने 1 से लिख दिया, और इनसे एक बोरी से कितना लाभ होता है? 8 रुपये का, ये हमने 8 रुपये रख दिया, है ना। अब सफ़ेद सीमेंट की जो बोरियों की संख्या है वो x मानिए और इसे ज्ञात करना है। इसके साथ में 8 है, 8 को यहाँ इनके बटे में पहुँचा देते हैं। तो 6,400 गुणित 5 बटे
8 बराबर x। अब देखिए 8 से आप 64 को काट दीजिए, 8 × 64, 800 बार कट जाएगा, और 8 का 5 में गुणा करें 40, और 40 के पीछे 2 0 लगा दें, है ना। तो यहाँ पर 800 गुणित 5 करोगे तो उत्तर निकल के आएगा 4000। तो ये किसका मान है? x। x क्या माना था हमने? सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या। तो यदि कंपनी इतनी बोरियां सफ़ेद सीमेंट की बेच देती है, इतनी स्लेटी बेचने के बाद भी, तो कंपनी को ना तो फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। पर यदि वो स्लेटी सीमेंट ही बेचती रही तो हो सकता है कि एक दिन कंपनी बंद हो जाए, क्योंकि उसे नुकसान हो रहा है इनको बेचने पर, है ना। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन का हल कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सत्य कथनों को, यहाँ पर जो कथन है निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो सीधा मतलब है यहाँ पर कि जो सवाल दे रखा है ना, उसमें जो रिक्त स्थान आ रहा है ना, उससे यहाँ पर संख्या लिखना है कि क्या आएगी, ये कहना चाह रहा है प्रश्न। तो देखिए -3 है, सीधे ऐसे सवाल हमने किए हैं प्रश्नावली के अंदर। -3 में किसका गुणा कर दें कि हमें उत्तर 27 मिल जाए। तो हम 3 में माइनस को मत देखो पहले, है ना, 3 को देख लो। तो 3 में आप किसका गुणा करते हो? 9 का, तो उत्तर मिलता है आपको 27। अब 27 देखिए, आप -3 में 9 का गुणा करोगे तो आपको -27 मिलेगा। तो हमें -27 नहीं चाहिए, हमें प्लस में चाहिए, तो उसमें हमें -9 का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम संख्या लिख सकते हैं -9, है ना। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते जाएंगे। चलिए बी वाले को देखिए, 5 में किसका गुणा किया जाए कि हमें -35 प्राप्त हो जाए। तो देखिए 5 तो प्लस का है, पर यहाँ पर उत्तर माइनस का चाहिए, तो इसके लिए -7 का गुणा कर दो। तो -7 का गुणा करेंगे, 5 7 35 और हो जाएगा माइनस का। चलिए सी वाले को देखते हैं। अब रिक्त स्थान इधर आ गया और गुणा का निशान यहाँ आ गया, -8 और प्राप्त हो रहा है -56। माइनस में हमें लेके आना उत्तर, तो उसके लिए हमें यहाँ पर धनात्मक संख्या का गुणा करना होगा 7 का, है ना। ये माइनस नहीं है, ये रिक्त स्थान लगाया था मैंने। चलिए 7 गुणित -8 बराबर -56। तो 7 का गुणा हम कर रहे हैं इसमें, तो हमें उत्तर इतना प्राप्त हो रहा है। चलिए डी वाले में किसका गुणा कर दिया जाए कि आपको 132 प्राप्त हो जाए। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 132 जो है ना, इसमें आप 12 का भाग लगा दो तो आपको उत्तर मालूम पड़ जाएगा कितना आएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ x मान लो और ऐसे भी निकाल सकते हो, और हम वैसे ही निकाल सकते हैं। तो सीधे ऐसे भाग लगा कर देख सकते हैं, जैसे कि 12 एकम 12 तो 1, फिर 12 एकम 12 11, है ना। तो आपको उत्तर क्या मिल रहा है? 11। ये तो अब उत्तर आपको किस में चाहिए? धन में। तो उसके लिए ऋण तो लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ -12 में -11 का गुणा कर दें तो हमें 132 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे हल कर लेंगे। तो ये थी आज की हमारी जो प्रश्नावली थी ना, वो यहाँ पर समाप्त होती है, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे प्रश्नावली के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। और आपने हमें इतनी देर सुना है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और बहुत जल्दी मिलेंगे हम एक और नए किसी वीडियो के साथ।